पढ़ाते समय भी मैंने कुछ बातों को हाईलाइट किया था कि इन पैराग्राफ्स और इन लाइंस को ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। जो मैं आपको डिलीवरी दे रहा हूं इस चैप्टर की, तो मैं वहां भी बता रहा हूं कि ये प्रोविजन सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ध्यान रखना, ये प्रोविजन ये लाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ध्यान रखना। अब मैंने उसको एक तरीके से इसमें समराइज कर दिया है। सर, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, मैं इसे इजी चैप्टर की कैटेगरी में रखूंगा। अगर आप पूरे जीएसटी के सिलेबस में हम लोगों के जो 3 वॉल्यूम है और अराउंड 37 चैप्टर हैं, 37 चैप्टर्स हमारे 3 वॉल्यूम में 6th एडिशन की अगर बात करें या 7th एडिशन की सर, तो उसमें अगर मैं हैवी चैप्टर, मीडियम चैप्टर और इजी चैप्टर की कैटेगरी बनाऊं तो ये इजी चैप्टर की कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूंगा। एग्जाम की रात में मैं इस पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। एग्जाम नाइट सर, एग्जाम नाइट में मैं इस चैप्टर में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ छूटेगा। बोला सर आधा घंटा लग गया। अगर आपका एग्जाम की रात में इस चैप्टर में आधा घंटा लग रहा है, मतलब आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। कस्टम छूट जाए या जीएसटी में कुछ और चैप्टर छूट जाए, या फिर आप शायद सेलेक्टेड स्टडी करके जा रहे हैं और आपको ये पता है कि अच्छा इस बार के एग्जाम में इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर इंपॉर्टेंट है। ऐसा सर, मैं सीए फाइनल के लिए कोई कमेंट नहीं पास कर रहा। सीए फाइनल के जो जीएसटी सिलेबस में और सीएमए फाइनल के जीएसटी सिलेबस में डिफरेंस है। हो सकता है ये चैप्टर सीए फाइनल में हो ही ना। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल लेवल पे ड्रॉप कर रखा है। सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ना है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने आज से 1-1.25 साल पहले इनडायरेक्ट टैक्स में काफी फेरबदल किए, कस्टम में और जीएसटी में, जिसके कारण चैप्टर कुछ चैप्टर अनकॉमन है सीए और सीएमए के। यूट्यूब पे भी ये क्लास जाएगी, इसीलिए मुझे ये एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है, पर्पस देखिए, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू इस क्लास को देखेंगे। उसके अलावा ये चैप्टर, ये टॉपिक जो ये डिस्कशन जो है, जो डिटेल डिस्कशन है वो तो ठीक है आपके लिए। जो ये डिस्कशन है ये यूट्यूब पे भी जा रहा है और आप इसे यूट्यूब पे भी देख रहे हो। सर, हम कभी भी किसी भी चैप्टर को करते हैं अपने सिलेबस में, तो वो चैप्टर किसी न किसी प्रोविजन और किसी न किसी सेक्शन से कनेक्टेड होता है एक्ट के, और उसके सपोर्ट में क्या होता है, रूल्स एज वेल एज फॉर्म्स। तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर 14 है ये, चैप्टर 14 है जिसके सेक्शन का रेंज 67 से 72 है। मेरी बुक में यहाँ 71 है, इसको 72 कर लीजिएगा। वॉल्यूम 3 आपके सामने है, 6th एडिशन, 7th एडिशन, पेज नंबर 28.1। सर, चैप्टर एक्ट चैप्टर्स में बटा है और चैप्टर के अंदर सेक्शंस। सेक्शन जो है, ये जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर में सेक्शन का रेंज है वो बेसिकली डील करता है कहां से कहां तक, 67 से 72 तक, जिसमें से सेक्शन 67 जो है वो मेन सेक्शन है। अगर आप सिर्फ इसकी भी तैयारी करते हैं टाइम के अभाव में तो भी चलेगा। ये मेन सेक्शन है और इसी में सारे राज छुपे हैं, किसके, इंस्पेक्शन के, सर्च के और सीजर के। और इसके सपोर्ट में रूल है हमारे पास कौन सा, रूल 139 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। वहां पर जो है चैप्टर थोड़ा अलग है, कहीं कहीं पे क्या है चैप्टर कॉमन होते हैं, जो चैप्टर एक्ट का होता है वही चैप्टर रूल्स का होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ चैप्टर 14 है, वहां चैप्टर 17 है और काफी कम रूल्स हैं, 139 टू 141, और 5 तरह के फॉर्म्स हैं। इंस्पेक्शन का आईएनएस लिया हुआ है इन्होंने, जैसे बोलता हूं ना, कंपोजिशन स्कीम में सीएमपी लेते हैं ये लोग, ऑडिट में एडीटी ले लेते हैं, असेसमेंट में एएसएमटी ले रखा है इन्होंने फॉर्म नंबर में, राइट। रजिस्ट्रेशन में आरईजी ले रखा है, हर जगह हर चैप्टर में बताता हूं। वैसे इंस्पेक्शन का इन्होंने फॉर्म में आईएनएस ले रखा है, याद करना आसान है। 01, 02, 03, 04, 05 5 फॉर्म्स हैं। सर, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हमेशा कोशिश कीजिएगा जीएसटी सिलेबस में चैप्टर और उस चैप्टर में सेक्शन की रेंज, सपोर्टेड रूल्स का चैप्टर और उसमें रूल्स की रेंज, और फॉर्म्स। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फॉर्म्स में सारे फॉर्म्स याद रखोगे। मान लो किसी चैप्टर में कोई एप्लीकेशन का फॉर्म है तो उसको जरूर याद रखना है। एटलीस्ट 1 नंबर जो फॉर्म होगा किसी का भी, सीएमपी 01 क्या काम का है, आईटीसी 01 किस काम का है, आरईजी 01 किस काम का है, जो 1 नंबर फॉर्म होगा उसको तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए चैप्टर्स के सपोर्ट में कौन से सेक्शंस हैं, हमारे सिलेबस का जो चैप्टर है उसके सपोर्ट में कौन से सेक्शन है, और वो किस चैप्टर है, चैप्टर ये वाला चैप्टर किसका है, एक्ट का, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब सेक्शन 67 में ही इंस्पेक्शन की बात है पहले सब सेक्शन में,
और इसी में सर्च की बात है दूसरे सब सेक्शन में। सर्च एंड सीजर ये कॉम्बो ऑफर है, सर्च एंड सीजर, ध्यान रखिएगा ये कॉम्बो ऑफर है, सर्च के साथ सीजर वर्ड है। अगर मैं आपके प्रीमाइसेस में सर्च करने जाऊंगा तो मैं वहां के गुड्स और डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन और मटेरियल को सर्च करने के बाद सीज जरूर करूंगा इफ दे आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन। जो हमारी डिटेल्ड क्लास गई अभी 2 घंटे की इस चैप्टर पे, उसमें मैंने काफी कुछ बताया है कीवर्ड्स। लेकिन हाँ, इंस्पेक्शन कब करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 67 सबसेक्शन 1। अभी लिखने पे बिलीव मत कीजिए कि मैं फटाफट इसको लिख लेता हूं। बोला सर आप समझाते समझाते इसे गंदा कर दोगे, हमें लिख लेने दो। बेटा आप वीडियो को फिर से पीछे ले आना, लिख लेना। फेस टू फेस क्लास तो है नहीं कि जो गंदा हो गया सो गंदा हो गया। आप वीडियो को पीछे ले आना और फ्रेश लिख लेना आप इसको। मुझे अभी समझा लेने दो, लास्ट में तसल्ली से आप इसको लिखते रहना। सर 67 सेक्शन के अंदर 12 सब सेक्शन है, सभी सब सेक्शन को याद नहीं करना है, ध्यान रखना है। सब सेक्शन 1 इंस्पेक्शन के लिए बात करता है और सब सेक्शन 2 सर्च एंड सीजर के लिए बात करता है। इस में रेंज में 3 टॉपिक हैं, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। गुड्स को सीज्ड करना और उसके बाद अगर लॉ फॉलो कर लेता है टैक्स पेयर तो गुड्स को रिलीज कर देना, नहीं तो कॉन्फिस्केशन, गुड्स को जब्त कर लेना, मैं सेल करूंगा, टैक्स की रिकवरी करूंगा। मैं आपके प्रीमाइसेस को सर्च करूंगा, गुड्स को सीज करूंगा, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं उस गुड्स को ऑक्शन करके पैसा वहां से लूंगा और टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिकवरी कर लूंगा। इतना पावर है मेरे पास सर्च एंड सीजर के बाद के चैप्टर्स में। ठीक सर, सब सेक्शन 1 इंस्पेक्शन, जो ऑफिसर्स आपके यहाँ आएंगे प्रीमाइसेस पे इंस्पेक्शन करने, उसको ऑथराइजेशन कौन देता है? जॉइंट कमिश्नर। रीजन टू बिलीव, यानी उसके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, मेयर ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। क्या बताया था मैंने? मेयर ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट में एविडेंस होना चाहिए ताकि वो आपके प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करवा सके। एंड रीजन क्या होना चाहिए कि उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस है जिससे ये पता चल रहा है कि आप टैक्स इवेड करेंगे। टैक्स इवेजन के केस में इंस्पेक्शन है, वर्ड है टैक्स इवेड, टैक्स इवेड। और सर सर्च एंड सीजर के केस कब लगते हैं? सर्च एंड सीजर, सीज्ड की जगह सीजर। सर्च एंड सीजर के केस में क्या है? जब उसे रीजन टू बिलीव है, कुछ एविडेंस है कि आपके पास जो गुड्स है वो लाइबल फॉर कन्फिस्केशन है, यानी आपने उस गुड्स का इलीगल मूवमेंट किया है, वहां पर आपने ड्यूटी वगैरह पे नहीं की है, राइट। और या फिर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रीमाइसेस में, आपके ऑफिस में, आपकी अलमीरा में, आपकी तिजोरी में, कि जिसको अगर मैं आपके यहां से अपने ऑफिस में ले आऊं तो वो आपकी जो टैक्स कॉम्प्यूटेशन है, जीएसटी की जो लायबिलिटी है, उसमें काफी अच्छा खासा हेल्प करेगा मुझे। तो सर इंस्पेक्शन का पर्पस और सीजर का सर्च एंड सीजर का पर्पस थोड़ा अलग अलग है। इंस्पेक्शन थोड़ा सॉफ्टर प्रोविजन है एज कंपेयर टू सर्च। सर्च का मतलब है आपका केस बहुत गंदे तरीके से खराब हो चुका है, आपके पास अच्छी खासी टैक्स की लायबिलिटी और पेनल्टी की लायबिलिटी आएगी। इट इज कि मैं किसी छिपाए हुए गुड्स की ढूंढने में आपके पास जा रहा हूं, मैं उस गुड्स को मिलने पर, उस डॉक्यूमेंट्स को मिलने पर उसको जब्त भी करूंगा और आपके ऊपर जो मैं एक्शन लगा लूंगा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का, उसमें उसको यूज भी करूंगा। इंस्पेक्शन थोड़ा सा निचले स्तर का चीज हो गया, सॉफ्टर प्रोविजन है एज कंपेयर टू मैं इंस्पेक्शन में सिर्फ आपके प्रीमाइसेस में एक्सेस लूंगा और कुछ चीजें चेक करूंगा, नोट करूंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन सर्च के केस में तो मैं अलमीरा भी तोड़ूंगा, आपके ऑफिस को भी तोड़ूंगा, आपके हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी चीज को मैं सीज कर सकता हूं, राइट। तो सर थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ही केस में, रूल्स में मैं आ रहा हूं, इन दोनों ही सिचुएशन में जॉइंट कमिश्नर और उसके ऊपर के ऑफिसर्स का क्या चाहिए? ऑथराइजेशन चाहिए, तभी होगा। जॉइंट कमिश्नर का ही नहीं, हो सकता है उसके ऊपर के ऑफिसर का भी ऑथराइजेशन मिल जाए, ठीक। लेकिन हाँ, एविडेंस होना चाहिए तभी एक्शन लिया जाएगा, सिर्फ ओपिनियन के बेसिस पर ऑफिसर एक्शन लेने ना आए। अब मैंने क्या कहा, इसमें और भी सबसेक्शंस हैं, अदर सबसेक्शंस, जिसको मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं मुझे, ठीक। लेकिन हाँ, उसके अंदर क्या बातें हुई हैं जो अभी हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, आपके सामने नोट्स हैं। बोला सर वो डिटेल्ड डिस्कशन की वीडियो यूट्यूब पे नहीं रहे, वो डिटेल्ड डिस्कशन जो हमने यहाँ 2 घंटे दिए 10-12 पेज में, वो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है।
जो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करते हैं वो इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस नोट्स को देखो, आपके पास अब वो वीडियो तो है नहीं मेरी, आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के 10-12 पेज के जो नोट्स है मेरे वॉल्यूम 3 में, उसको आप खुद से पढ़ लो और अभी जो मैं समझा रहा हूं उससे उसको लिंक कर लो, तो आपका 100% काम हो जाएगा। मेरी वो 2 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक, बाकी जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बात रिपीटेड लगेगी, लेकिन हाँ, इससे लास्ट में जो 5-10 मिनट की रिवीजन करनी है अपने को एग्जाम में, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मोटा मोटी इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी होनी है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी होनी है आपके एग्जाम के लिए, वो हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले, वो कवर हो जाएंगे। इतना मैं इसमें आपको जरूर बताऊंगा। सर, मैं आपके यहाँ जो सर्च करने आऊंगा, मैं जो गुड्स सीज करूंगा, गुड्स के साथ डॉक्यूमेंट्स भी सीज करूंगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम मुझे नहीं होंगे, तो उसको मैं 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। एक सब सेक्शन बोलता है रिलीज करना पड़ेगा आपको उन डॉक्यूमेंट्स को। आइए मैं वो पॉइंट बताता हूं। ये पेज नंबर 3 पे ये जो डी पॉइंट है, ये बोलता है आपने सीज किया, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जब जरूरत नहीं है तो उसको रिलीज कर दो। कर दूंगा सर रिलीज 30 दिन के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ध्यान रखना, सब सेक्शन की जरूरत नहीं है। सर, जो मैं आपके यहाँ सर्च करने आऊंगा, तो मैं किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी ऑफिस को सील भी कर सकता हूं। सर्च करने के बाद कोई इसमें नहीं जाएगा हमारे बिना परमिशन के। और अगर किसी रूम का ताला बंद है, किसी अलमारी की लॉक है और आप चाबी नहीं दे रहे हैं, किसी ड्रॉअर की, किसी अलमीरा की, तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं। ठीक सर, हम आपके प्रीमाइसेस में, प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, गोडाउन, अलमीरा, किसी रूम, किसी स्टोर में कभी भी कैसे भी दाखिल हो सकते हैं, चाबी ना मिलने पे तोड़ भी सकते हैं। ठीक सर, आपके जो डॉक्यूमेंट हमने आपसे सीज किए, उसकी आपको कॉपी चाहिए, जेरोक्स चाहिए, कुछ पेपर पेज चाहिए, आप ले सकते हैं। मान लो हमने आपका कोई रजिस्टर, कोई डॉक्यूमेंट्स, ये सब सीज कर लिया, अब वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फॉर अदर डिपार्टमेंट्स कंप्लायंस, आपको अपने रनिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट जो हम सीज करके लेके आ गए। फिर आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे कुछ जेरोक्स लेने दीजिए उसका। मोबाइल पे ही आजकल जमाना आ गया फोटो कॉपी कर लेने का और स्कैन कर लेने का, कर लेने दीजिए सर, करने दिया जा सकता है। उसके बाद एक प्रोविजन है इसी के अंदर, हम लोग किस सेक्शन के अंदर है, 67 के अंदर ही हैं। उसमें फिर एक प्रोविजन है किस चीज का, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। अगर आप बॉन्ड मुझे दे दें और मुझे सिक्योरिटी दे दे, बैंक से गारंटी, तो मैं ये देखिए यहां पर अभी बताऊंगा, रूल्स में भी आऊंगा, लेकिन रूल 140 इस पर लग रहा है, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। अगर आप मुझे बॉन्ड सबमिट कर दें एक फॉर्म में और बैंक से गारंटी दिलवा दें कि फ्यूचर में आप टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करेंगे, तो जो भी हमने आपका गुड्स सीज किया है वो हम आपको रिलीज कर देंगे। और सर, ये तो हो गया प्रोविजनल रिलीज, और एक्चुअल रिलीज करना पड़ जाएगा अगर हमने गुड्स आपका जो सीज किया है उसके बाद 6 महीने तक हम नोटिस न दें आपको। सर, लिखा हुआ है ये बात, 6 महीने वाली बात यहां पर लिखी हुई है नीचे, यहां पे जी नंबर में, और अगले पेज पे भी ये बात लिखी हुई है, कहां, एक्चुअल रिटर्न। सर, अगर हम 6 महीने के अंदर आपको कोई नोटिस नहीं देते हैं, 6 महीने के अंदर हम आपको गुड्स सीज करने के बाद कोई नोटिस नहीं देते हैं, तो उसको मुझे एक्चुअल रिलीज करना पड़ेगा, जिस 6 महीने को एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के परमिशन से, जॉइंट कमिश्नर नहीं, कमिश्नर। सर, उसके अलावा एक प्रोविजन डिस्पोजल ऑफ गुड्स का भी है। अगर इसमें हजार्डियस गुड्स हैं, नुकसान पहुंचाने वाले गुड्स हैं, पेरिसेबल है, और अब आप प्रोविजनल रिलीज में सिक्योरिटी और बॉन्ड भी नहीं दे रहे हैं आप मुझे, तो गवर्नमेंट गुड्स को डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं, गुड्स को बेच के वहां से जो पैसा आया है उसको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिकवरी में लगा देंगे। उसके अलावा एक सबसेक्शन है, इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी गुड्स हमने आपके यहां से सीज किया है उसकी लिस्ट इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और प्रोविजन है कि कमिश्नर और उसके थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन किसी पर्सन को ऑथराइज करके आपकी दुकान पर गुड्स खरीदने के लिए भेज सकता है, चेक करने के लिए कि आप जो गुड्स बेचते हो उसके साथ टैक्स इनवॉइस इशू करते हो कि नहीं। चेक करना कि आप टैक्स इनवॉइस
इशू करते हो कि नहीं करते हो। इसमें एक सबसेक्शन है, मैंने आपको बताया था अभी पढ़ाते समय, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। कमिश्नर या उसके थ्रू ऑथराइज पर्सन किसी एक बंदे को ऑथराइज करके आपकी दुकान पर भेजेगा, जाओ इससे सामान खरीदो, देखो कि इनवॉइस इशू करता है कि नहीं, फिर उसको सामान मैं थोड़े दिनों के बाद या सेम टाइम पे लौटा दूंगा, आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा जो हमने अभी अभी आपको चेक करने के लिए खरीदा था। उसके बाद ये सेक्शन 67 खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 68 जो कहता है अगर गुड्स की मूवमेंट है किसी कन्वेंस यानी ट्रांसपोर्ट के साथ, वो जा रहा है किसी ट्रक के साथ, कन्वेंस कोई गाड़ी में गुड्स लोड करके वो मूव कर रहा है, आप रास्ते में इसको रोक के चेक कर सकते हैं। यहां ऑथराइजेशन नहीं चाहिए जॉइंट कमिश्नर की, ये भी मैंने बताया पढ़ाते समय, अभी समरी में बता दे रहा हूं। और जनरली ई वे बिल साथ में होगा, ये जो गुड्स मूव करेगा तो इसके साथ टैक्स इनवॉइस होगा, डिलीवरी चालान होगा नहीं तो, और ई वे बिल तो होगा ही होगा। उसके बेसिस पर वहां गुड्स का इंस्पेक्शन हो जाएगा, और अगर कुछ मिला मुझे गलत तो हम गुड्स को वहां डिटेन भी कर लेंगे, जिसकी जवाब आपको ऑफिस में फिर आके देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस सेक्शन 68 के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक सेक्शन और है हमारे पास इसमें, पावर टू अरेस्ट। कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है पर्सन को कि कुछ गलतियां आप कर लो। वन सेक्शन 32 के 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो मैंने बोला था आपको एग्जाम के लिए याद करना है। जो आप समरी नोट्स बनाओगे इसके लिए तो ये 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, ये 4 पॉइंट्स सेक्शन 132 के ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। आगे एक सेक्शन 132 का अलग चैप्टर है, अगर आप 4 पॉइंट यहां याद नहीं करना चाहते हो तो जो आगे ऑफेंसेस का चैप्टर आएगा तो वहां याद कर लेना, लेकिन करना पड़ेगा इस 4 केस में। तो यानी आप जो समरी नोट्स, इसको और थोड़ा सा जगह देके आप वो 4 पॉइंट्स यहां पर नोट कर लेना, मैंने नहीं मेंशन किया है, ठीक। उसके बाद है पावर टू समन। सर कोई भी ऑफिसर आपको समन करके अपने ऑफिस में बुला सकता है, आपको या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आपसे एविडेंस लेना, इंफॉर्मेशन लेना। हम आपको नोटिस भेज के समन करके अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। और सर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं अगर आप हमारे समन पे हमारे ऑफिस में नहीं आएंगे। आप ही का आना जरूरी नहीं है, आप किसी ऑथराइज पर्सन को भेज सकते हैं। लेकिन यस, जीएसटी के अंदर सेक्शन 70 जीएसटी के ऑफिसर्स को पावर टू समन, यानी आपको मेरे ऑफिस में बुलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर राइट्स हैं कि मैं आपको समन करके अपने ऑफिस बुला सकता हूं। आप टैक्स पेयर हो सकते हैं या कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिससे मुझे लगता है कि जीएसटी की लायबिलिटी, यानी किसी पर्सन के जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पर्सनल बुला सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, यहां ऑथराइजेशन की जरूरत है ज्वाइंट कमिश्नर की। देखो सर, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ना पूरा ख्याल रखा है इसमें, जैसे ये जुडिशियल प्रोसीडिंग से लिखना, कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए अरेस्ट के लिए, आप मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले को जब चेक कर रहे हैं तो वहां किसी चीज का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। तो इससे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन है वो बनेंगे। सर 3-4 वीडियो आप मेरी ऐसे देख लोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरे 37 के 37 चैप्टर का ऐसा चार्ट बना के दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी 3-4 वीडियो अगले 10 से 15 दिन में अगर मेरी ऐसे 3-4 वीडियो YouTube पे देख लोगे या रजिस्टर्ड स्टूडेंट सीक्वेंस में देख लोगे तो आपको किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, किसी भी चैप्टर को अब कैसे रिवाइज किया जाए। सर हो सकता है कुछ चैप्टर्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं जब आपको और आपके फैकल्टी को, यानी मुझे या एनीबॉडी एल्स को पता ही नहीं था कि इंस्टीट्यूट का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। ये पता था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, कैंसिल होगा या डेफर होगा, इसी में सदमे में थे हम लोग। किसी को ये नहीं पता था कि एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन हो जाएगा और हमें ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और उस स्ट्रैटेजी में आप मुझे बोल रहे हैं एमसीक्यू का बुकलेट दीजिए, देंगे नवंबर मंथ में 10 नवंबर और उसके बाद से 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक खूब सारे एमसीक्यूज आपको हमारी तरफ से रिलीज होंगे। लेकिन सर पढ़ना तो वही है, थोड़ा सा पढ़ने की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है आपको। आपने 12-14 पेज का ये चैप्टर पढ़ा, अब जो आप पढ़ेंगे, एक होता है पढ़ाई करना कि मुझे ना सब्जेक्टिव आंसर लिखना है 5-6 लाइन 10 लाइन का, और एक अब पढ़ाई करना होगा आपको कि अगर यहां से कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो वो कहां से बनेगा और उसमें क्या लिखना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर अगर मेरे आप 4-5-10 चैप्टर की भी इस तरह की क्लास अटेंड कर लो, यूट्यूब पे अगर आप हो तो हमें सब्सक्राइब रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सर अगर 8-10 क्लास भी अगर आपने हमारी इस तरह की अटेंड कर ली तो किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी से मिले ना मिले,
आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुकलेट की तैयारी करो या ना करो, यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स। अगर उसमें एमसीक्यू ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, यस नो है, तो आप किसी भी तरीके के लिए तैयार हो, इंक्लूडिंग अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं तो सिर्फ आपको यहां एक आइडिया दे रहा हूं कि इस चैप्टर को किस तरीके से समराइज किया जा सकता है, एंड अब इसी से आपका समरी नोट्स ही बन जाएगा। खाली कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आपके नोट्स में मैं मेंशन करते जा रहा हूं। यहां से आप इस 4 पॉइंट को कॉपी कर लीजिएगा तो सेक्शन 69 आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। सर, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, ये जो अभी मैंने ऊपर इंस्पेक्शन करना था, चलो इंस्पेक्शन के लिए तो सेक्शन है 67, वहां अथॉरिटी मिली और मैं इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गया। लेकिन सर इंस्पेक्शन नहीं ना, ऑडिट भी तो ऑप्शन है। हमारे पास ऑडिट के सेक्शन है, हमारे पास स्क्रूटनी के सेक्शन है, नॉर्मल वेरिफिकेशन और चेकिंग के सेक्शन है। इस इन्वेस्टिगेशन को जरूरी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन हो और जरूरी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन आपका सर्च हो, सेक्शन 67। अदरवाइज ऑल्सो मुझे आपके प्रीमाइसेस को विजिट करना है। क्यों सर? मेरे पास ऑथराइजेशन है, मुझे आपके बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर का इंस्पेक्शन करना है। क्यों? ऑडिट, स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा सर, ऑडिट ऑफिसर भी आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, पढ़ाया मैंने आपको। और जो स्पेशल ऑडिट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट वाली, वो ऑफिसर भी आ सकते हैं सेक्शन 71 का यूज करने के लिए। सर ये एक्सेस क्यों चाहिए आपको? सेक्शन 71 क्यों चाहिए? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। हमें लग रहा है कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, आपके प्रीमाइसेस पे आके आपके रजिस्टर, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स को चेक करना जरूरी है। हम अपनी एक इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी, ऑडिट कंप्लीट करना चाहते हैं। सर मैंने खाली ये लिस्ट नहीं दी है इसमें कि हम आके क्या चेक करेंगे, इस लिस्ट को आप लिख लेना। ये लिस्ट मैंने आपको नहीं दी है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे ये लिस्ट मैंने यहां नहीं दी है, आप इसमें वो लिस्ट ऐड कर लेना। 6 पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज का चेकिंग कर सकते हैं? फाइनेंशियल्स, रिकॉर्ड्स, आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, यही सब है। 4 पॉइंट्स तो मैंने ही बोल दिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट, इनकम टैक्स, रिकॉर्ड्स, ट्रायल बैलेंस। इजी है, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक। हाँ, एक चीज यहां पे है कि अगर हमने आपको नोटिस दी तो आपको, अगर मान लो हम आपके प्रीमाइसेस में आए और ये ना मिले तो हम आपको नोटिस छोड़ जाएंगे, जिसको 15 दिन के अंदर आपको यहां पर 15 दिन की बात है वो लिख लो। शॉर्ट नोट्स बनाते समय कुछ पॉइंट्स रह गए, मैं आइडिया दे रहा हूं, मैं परफेक्शन तो दे नहीं रहा सर, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि आप किसी भी चैप्टर को अब एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे तो किन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। अच्छा, पढ़ाते समय क्या मैंने इन सब पॉइंट्स को ध्यान नहीं दिया? दिया है। जब मैं आपको आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जीएसटी में, कस्टम में, डायरेक्ट टैक्स में कुछ पढ़ा रहा था, तो क्या हमने हर छोटी छोटी पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया? क्या अब ध्यान दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप मेरी किसी भी पुरानी वीडियो को देखें, 2 महीने 5 महीने की पुरानी वीडियो को, सर एक एक पेज पे कभी कभी हमने 1 घंटा दिया है, जैसे अभी दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं कितने? आधे घंटा हो चुका है। 5 मिनट में रिवीजन करना है जिस चीज को मैं आधे घंटे में समझा रहा हूं। फिर आप बोलेंगे सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया, जो चीज आप 5 मिनट में करवा सकते थे वो आप आधे घंटे में करा रहे हो। बच्चे ना यूट्यूब पे कमेंट पास करते हैं, अच्छी बात है, आप कमेंट पास कीजिए। सर आपको जरूरत थी किसी चीज की तभी आप मेरे चैनल पे आए और देखने के बाद कमेंट पास कर रहे हैं, ये तो गलत है। आप मत आइए दोबारा। और हाँ, आप बच्चे बोलते हैं सर आप प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, हमने अपनी कोचिंग का एड्रेस नहीं बताया। बच्चे कमेंट पढ़िए ना, बच्चे बोलते हैं सर आप पढ़ाते कम हो, अपने आप को प्रमोट ज्यादा करते हो। सर हमने अपना नाम नहीं बताया, अपनी कोचिंग का नाम नहीं बताया, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं बताया, हमारे यहाँ का रिजल्ट नहीं बताया, हमारे यहाँ आप एडमिशन लेने के लिए किस फोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे वो नहीं बताया, हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं दिया, फिर भी आप कमेंट पास करते कि सर आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। अब भाई प्रमोट कैसे होता है? हमने आपको अपने सब्जेक्ट की फीस नहीं बताई, हमने अपना प्रोडक्ट नहीं सेल किया, फिर भी आप कमेंट पास करके चलते हैं कि सर आपने अपने आप को प्रमोट किया है इस वीडियो में। पता नहीं चलता है प्रमोट कहाँ किया है, यहाँ ऐसे इसको प्रमोट बोलते हैं। अच्छी बात है। सर लास्ट सेक्शन, सेक्शन 72, सर ये जो इंस्पेक्शन करने के लिए निकलती है टीम, उसमें तो कम लोग चाहिए, लेकिन जो सर्च करने निकलती है टीम उसमें ज्यादा लोग चाहिए। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि एक साथ 5 जगह सर्च की गई, एक साथ 25 जगह सर्च की गई, पूरे इंडिया के 5 स्टेट में जीएसटी की सर्च चली है। तो सर इतने ऑफिसर्स हैं कहाँ? फिर एक पूरी बिल्डिंग को सर्च करने के लिए 20-25 ऑफिसर साथ में घुसते हैं अंदर में। आप मूवी भी देखते हैं, रेड जैसी मूवी, सब एक साथ 25-30 लोग एक प्रीमाइसेस में जाते हैं, और ऐसे मान लो आपके 5-10 प्रीमाइसेस हो तो क्या होगा?
तो सर उस केस में काफी सारी फौज चाहिए, तो जीएसटी ऑफिसर्स को दूसरे ऑफिसर्स हेल्प करेंगे, एक टीम रेड मारेगी, सर्च करेगी। उस टीम में पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, रेलवे ऑफिसर्स हो सकते हैं, कस्टम ऑफिसर्स हो सकते हैं। जीएसटी की क्लास कस्टम के ऑफिसर को साथ में लेके जा रहे हैं। सर सेक्शन 72 बोलता है ये जो प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइजेशन लेके सर्च करने जा रहा है वो अपने साथ पूरा टीम लेके जा सकता है। टीम में ऑफिसर्स ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी आ सकते हैं। लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने के जो स्टेट के ऑफिसर्स होते हैं, विलेज ऑफिसर्स होते हैं, उसके साथ भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। थैंक यू पे आऊंगा, अभी थैंक यू नहीं है, अभी इधर रूल्स का पोर्शन बचा हुआ है। अब आइए रूल्स और फॉर्म्स में। ऑलमोस्ट हम लोग अब कंप्लीट करने वाले हैं, 5-10 मिनट और। सर रूल 139 to 141, इसमें आपको रूल्स के लिए सीरियस नहीं रहना है। इस चैप्टर में रूल्स के लिए सीरियस नहीं होना है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें प्रोविजन कम और रूल्स में कंटेंट ज्यादा होते हैं, वहां मैं बोलता हूं आप रूल्स के लिए सीरियस हो, बिना रूल्स को पढ़े आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन इस चैप्टर में आप प्रोविजन पे सीरियस रहना है, रूल्स पे नहीं रहना है, ठीक है। अब एक रूल है आपका जो वापस उसी चीज को रिपीट कर रहा है, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। इसके अंदर 3 फॉर्म है INS 01। ये जो मैं अपनी टीम को ऑथराइज करता हूं, जाओ इंस्पेक्शन करो, जाओ सर्च करो और सीज करो, सर ये फॉर्म तीनों के लिए एक ही है। मैंने आपको ऑथराइज किया इंस्पेक्शन के लिए, तब भी यही फॉर्म है। मैंने आपको सर्च एंड सीजर के लिए ऑथराइज किया, तब भी यही फॉर्म है। और ध्यान रखिएगा, एनी टाइम इंस्पेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सर्च। इंस्पेक्शन करने गए थे ऑथराइजेशन लेके, लेकिन लग रहा है इंस्पेक्शन से काम नहीं चलेगा, मुद्दा बड़ा है, फ्रॉड ज्यादा लंबे लेवल का है, तो वापस से ज्वाइंट कमिश्नर से हम उस इंस्पेक्शन के प्रोसीड्यूर को सर्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट कमिश्नर हमें ऑथराइजेशन देता है वो फॉर्म कौन सा है? GST INS 1। अच्छा, जो हम गुड्स सीज करते हैं, डॉक्यूमेंट सीज करते हैं, उस सीज का जो ऑर्डर पास होगा वो कौन सा? INS 02, जो सेक्शन 67 में इधर लिखा हुआ था कि हम गुड्स को सीज कर सकते हैं। अच्छा, गुड्स जब सीज करते हैं तो हमने आपके यहाँ सर्च किया, गुड्स को सीज करके अब हम अपने यहाँ लेके आएंगे ऑफिस में। लेकिन सर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम ला नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारे ऑफिस में स्पेस नहीं है, बिकॉज ऑफ कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो फिर हम आपको वहीं पर ऑर्डर पास कर देते हैं कि सुनो, आपके गोडाउन में जो ये गुड्स है ये यही रहेगा, हमारे परमिशन के बिना आप इस गुड्स को कुछ भी नहीं कर सकते। हमने वहां पर एक कंस्ट्रक्टिव सीजर कर दिया, हमने फॉर्म GST INS 03 वहां पे ऑर्डर इशू कर दिया कि ये गुड्स है, सीज्ड है, हम लेके नहीं जा रहे हैं, अब आप इस सीज गुड्स को हमारे बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करेंगे। बेचना चाहते हो आके ऑफिस में परमिशन ले लेना। सर रूल 140 में हम बॉन्ड और सिक्योरिटीज, जो अभी इधर लिखा हुआ था कि प्रोविजनल रिलीज करवा सकते हैं आप गुड्स का, उसके लिए आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है INS 04 में, और बैंक से गारंटी दिलवानी पड़ती है सिक्योरिटी के फॉर्म में कि फ्यूचर में आप टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी आपके ऊपर आएगी आप उसको पे ऑफ करोगे, आप प्रोविजनल रिलीज ले सकते हो। एक लास्ट फॉर्म है फॉर्म GST INS 05, प्रोसीड्योर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सीज्ड गुड्स। सर ये जो डिस्पोजल ऑफ गुड्स है इससे रिलेटेड है। सर कुछ गुड्स आपके पेरिसेबल इन नेचर के थे, कुछ गुड्स आपके पेरिसेबल नेचर के थे, मार्केट प्राइस वो दे दो आप मुझे। सर आपका टैक्स जितना बकाया है, पेरिसेबल नेचर का गुड्स था, डिस्पोजल ऑफ गुड्स, आपका मार्केट प्राइस और जितना टैक्स बकाया है, इस दोनों में जो लोअर है वो मुझे दे दो और गुड्स को ले जाओ, डिस्पोजल वाले गुड्स को। मैं ये तरीका अपना सकते हैं, ध्यान रखना, डिस्पोजल वाले गुड्स में ये तरीका अपना सकते हैं। ये गुड्स जो अभी खराब हो जाएगा, पेरिसेबल नेचर है, ये टाइम जाएगा, इसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, आप उसका मार्केट प्राइस दे दो, और जो आपकी टैक्स की मेरी डिमांड है चूंकि जिसके कारण सर्च हुआ है, उस दोनों में जो लोअर अमाउंट है वो दे दो। मैं इस गुड्स को INS 05 में रिलीज कर देता हूं, नहीं तो फिर मैं बेचूंगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आपके सारे फॉर्म्स की जानकारी मिल गई हमें। 3 रूल्स, 5 फॉर्म्स और 67, 68, 69, 70, 71, 72। सर एक चैप्टर सपोर्टेड बाय 6 सेक्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन एक ही है, सेक्शन 67, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, इंस्पेक्शन और सर्च। एंड सर्च का भाई कौन है? सीजर। 3 रूल्स एंड 5 फॉर्म्स। फॉर्म्स का एब्रिविएशन INS, इंस्पेक्शन से निकला हुआ है। हो गया कंप्लीट। सर आपके सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो गई और आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अब इंस्टीट्यूट जो पैटर्न पूछे
उसकी भी तैयारी हो गई। सर सिर्फ आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको पढ़ाई का अपना तरीका चेंज करना है, डरना नहीं है। और YouTube पे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सर CMA फाइनल के लिए था ये, हो सकता है CA फाइनल में ये चैप्टर ही ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दूसरा, आपको अगर यहां कवरेज सही लगी हो तो इसको दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सिर्फ आप 5 से 10 मेरी ऐसी वीडियो देख लो, आपको पढ़ने का तरीका कि सर हम एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न की। सर ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है, अब इंस्टीट्यूट ज्यादा फोकस ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे करेगी, तो उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको अराउंड 35 to 40 मिनट्स में बताया, क्या लगता है आपको ये 12 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये जो चैप्टर नंबर 28 है, अच्छा इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और वहां पे ये वॉल्यूम डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इस वॉल्यूम में 8 पेज है और 2 क्वेश्चन है, तो क्या लगता है, अच्छा चलिए 2 क्वेश्चन को छोड़िए, 8वां पेज ब्लैंक है, छोड़िए, क्या हमें 7 पेज की रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी? हमें 7 पेज की रीडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे ये आधे घंटे का ये जो रिकॉर्डिंग है ये सुनना पड़ेगा और इस समरी को थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा। आप एक परफेक्ट वे में इस चैप्टर के लिए तैयार हो गए हैं एग्जाम के लिए। सर मैं यहां वादा नहीं कर रहा कि मैं टोटल 37 चैप्टर्स की प्रिपरेशन इस तरीके से कराऊंगा, ठीक, लेकिन हाँ कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो।